सोचना और बोलना ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। कुछ लोग बोल के सोचते हैं और कुछ सोच के बोलते हैं। अब आपको क्या लगता है कि कौन-सा भी ठीक है? मुझे लाज़मी बताइएगा। सो अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हमारा जो आज का टॉपिक है, इट्स अ बुक। एक्चुअली आज हम इस बुक की समरी करेंगे। इट्स थिंक अगेन। दोबारा सोचो। इट इज़ रिटन बाय एडम ग्रांट। एडम ग्रांट ने इस बुक को लिखा है, ठीक है? और आपको ये जान के हैरानगी होगी कि ये बेस्ट सेलर बुक है, ठीक है? मिलियंस ऑफ कॉपीज़ इसकी सेल हो चुकी हैं और यहाँ पे एक कोट लिखा है फ्रंट पेज पे ही, ये बुक के जो कवर पेज है उस पे ही, द पावर ऑफ नोइंग व्हाट यू डोंट नो। वो जानने की पावर बेसिकली जो आप नहीं जानते, ठीक है? सो द राइट बुक फॉर राइट नाउ, ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है। हम कवर पेज को बेसिकली पहले देख रहे हैं। द राइट बुक फॉर राइट नाउ मतलब एक सही बुक अभी के लिए। राइट नाउ मतलब अभी इसी वक्त के लिए, ठीक है? ब्रिलियंट ग्रांटेड टू मेक यू रीथिंक योर ओपिनियंस। ये डेनियल ने बोला है। वो कहते हैं कि ये बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छी बुक है और ये आपको इस चीज़ की वो गारंटी दे रही हैं कि ये आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी, ठीक है? कि आप दोबारा सोचें, अपने ओपिनियन को दोबारा गौर करें उस पे। फाइन। सो अगर हम इस बुक की समरी की बात करें तो समरी इसकी कुछ यूं है कि इसका जो सेंट्रल आइडिया की अगर सबसे पहले हम बात करें तो इसका सेंट्रल आइडिया बेसिकली ये है कि राइटर कहता है कि जो इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है और हमारी जो विलिंगनेस है, मतलब हमारी जो रजामंदी है चीज़ों को या आइडियाज़ को दोबारा से कंसिडर करने की, वो बहुत ही ज़रूरी है। किसके लिए? पर्सनल ग्रोथ के लिए, लर्निंग के लिए और इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए। यानी हमने अगर कोई अच्छे से फ़ैसला करना है, अपनी ग्रोथ चाहते हैं, हम कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कि हम अपने आइडियाज़ को रिकंसिडर करें। फाइन। यहाँ पे और जो बात हुई है, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कही गई है, वो ये है कि आप अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो कि आपने एक दफ़ा कोई भी काम कर लिया, लेकिन आप उसे दोबारा सोचते हो, अपने आइडियाज़ को दोबारा से रिकंसिडर करते हो, तो इससे क्या होता है कि एक तो हम प्रोग्रेस करते हैं, जैसे अभी मैंने कहा पर्सनल डेवलपमेंट के साथ-साथ प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है? तरक्की करेंगे, उसके बाद इनोवेशन आएगी। इनोवेशन जब हम दोबारा से आइडियाज़ को रिकंसिडर करना स्टार्ट करते हैं ना कहीं हम नई चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, तो हम इनोवेशन की तरफ जाते हैं। इनोवेशन होगी तो ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले भी कहा, पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनल ग्रोथ होगी, ठीक है? ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद जो इस बुक में जो जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया है, वो ये है कि जो साइंटिस्ट माइंडसेट है अ, उसे अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये साइंटिस्ट माइंडसेट कौन-सा है? ये ऐसा माइंडसेट है जिसमें क्यूरियोसिटी हो, ठीक है? तजस्सुस हो। एक नई चीज़ों को देख के ना उसमें एक तजस्सुस पैदा हो। फाइन? उसके साथ-साथ इसमें हमारे पास ओपननेस होनी चाहिए। ये जो साइंटिस्ट माइंड होता है ना, ये बहुत ही ओपन माइंड होता है, ठीक है? ये बहुत ही वो कंजस्टेड टाइप नहीं होता। ये ऐसा नहीं होता कि ये न्यू चीज़ हुई है तो क्यों हुई है, या ये नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि ये बहुत ही ओपन माइंड होता है। फाइन? उसके अलावा इसमें माइंड में और चीज़ें ये होती हैं कि ये इसमें विलिंगनेस होती है कि वो नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है? वो नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और करता है भी। तो इस माइंडसेट की हमें ज़रूरत है। हम हर एक पर्सन को ये साइंटिस्ट माइंडसेट चाहिए। फाइन? उसके बाद यहाँ पे जो और चीज़ों को हाईलाइट किया गया है वो ये है कि हमें जो है अपनी पर्सपेक्टिव्स को बहुत ही डाइवर्स रखना चाहिए। एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करके रहना, बहुत ही डाइवर्स होना चाहिए। मुख्तलिफ डायमेंशंस में सोचना है, मुख्तलिफ डायमेंशन में हमारे पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है? हमें कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स में इंगेज होना चाहिए। ऐसे डिबेट्स, ऐसी गुफ्तगू, ऐसी बातचीत जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, उनमें हमें इंगेज लाजमी होना चाहिए, ठीक है? और जो फीडबैक है या क्रिटिसिज्म है उसके लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपको कोई फीडबैक दे पॉजिटिव और नेगेटिव और आप उसे माइंड कर जाओ या कुछ भी उस पे बुरा सोचो, बल्कि आपको बहुत ही ओपन होना चाहिए। आपको अगर कोई पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, इट्स फाइन। अगर कोई नेगेटिव दे रहा है, देन इट्स फाइन टू। फाइन। उसके बाद हमारे पास जो ये बुक है थिंक अगेन, ये हमें इनकरेज करती है, इसके पढ़ने वालों को, रीडर्स को इनकरेज करती है कि आप अपने जो डिस्कम्फर्ट है
उसमें आओ। यानी जो आपका कंफर्ट ज़ोन है उससे बाहर निकलो। जब तक हम कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं, हम ग्रोथ नहीं कर पाते, हम ग्रो नहीं हो पाते, ठीक है? तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें, ठीक है? और चीज़ों को दोबारा सोचें। अपने माइंड को इस चीज़ के लिए मजबूर करें कि वो चीज़ों को बार-बार सोचे, रीथिंकिंग की तरफ जाएँ, ठीक है? और इसे इस वे में देखना चाहिए कि रीथिंकिंग या डिस्कम्फर्ट से बाहर निकलना हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी होती है ग्रोथ के लिए और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है? तो ओवरऑल अगर हम एक लाइन में बात करें तो थिंक अगेन क्या करती है, एक कंपेलिंग कॉल टू एक्शन है, किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है? ये ऑर्गेनाइजेशंस को भी टारगेट करती है, इंडिविजुअल्स को भी करती है, उन दोनों के लिए ये कॉल टू एक्शन है टू फोस्टर अ कल्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, ठीक है? फोस्टर बेसिकली कहते हैं ना नशोनुमा पाने को या फलने फूलने को। तो आप जो है, जो क्यूरियोसिटी है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करो, इन्हांस करो। उसके बाद कांस्टेंट लर्निंग की तरफ जाओ। इन वेदर यू आर इन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, आप जो है वो कंटिन्यूअस लर्निंग की तरफ जाओ। कांस्टेंट लर्निंग, आप हर स्टेप पे सीखो, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि आपने सब सीख लिया है। आप कंटिन्यूअसली सीखते रहो, फाइन। और इसके बाद आपकी जो है ये आप में एक ख्वाहिश होनी चाहिए, एक ईगरनेस होनी चाहिए टू चैलेंज। किस चीज़ को चैलेंज करना है? स्टेटस क्यू को। एक चीज़ जो होती जा रही है एक ही लाइन में, आपने उस लाइन को बेसिकली ब्रेक करना है, उस लाइन को तोड़ना है, उससे आगे निकल के जाना है, फाइन। तो ये मैंने कुछ नेटशेल में आपको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। अगर अब हम देखें कि थिंक अगेन किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, तो इसमें 7 मेन पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इस वे में हमारे लिए ये। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ इन्हांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग। ये बुक जो है ये ऐसे इंसाइट्स और ऐसे स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करते हैं जिससे क्या होता है कि हमारे जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं, ठीक है? ये किस तरह से होती हैं? क्योंकि ये बुक जो है ये रीडर्स को इनकरेज करती है टू चैलेंज देयर अजम्पशंस। हम जो भी अज्यूम कर रहे हैं उनको चैलेंज करने पे, ठीक है? कि उन्हें चैलेंज करो, आया आप सही, आपके अजम्पशंस हैं या नहीं हैं, फाइन। और इसके साथ साथ आप जो मैंने आपको ये पॉइंट पहले भी बताया कि आप कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स में इंगेज रहो, उनमें हिस्सा लो। तो उससे क्या होगा इन दोनों चीज़ों से कि हम जो है क्रिटिकल थिंकर बनेंगे। हमारे जो क्रिटिकल थिंकिंग की जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी, हमारी वो एबिलिटी इम्प्रूव होगी। सो सेकेंड पॉइंट इज़ प्रमोटिंग पर्सनल ग्रोथ। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई कि जब हम चीज़ों को रिकॉन्सिडर करना स्टार्ट करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे, डिस्कम्फर्ट को हम नॉर्मल समझना स्टार्ट कर देंगे, तब क्या होगा? ऑफ कोर्स हम पर्सनल ग्रोथ की तरफ जाएंगे, ठीक है? हम अगर कंटिन्यूसली लर्न करते रहते हैं, कांस्टेंट लर्निंग की तरफ जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि हम पर्सनली ग्रो करेंगे, पर्सनल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। सो थर्ड पॉइंट इज़ ओवरकमिंग biases एंड ब्लाइंड स्पॉट्स। ये जो पॉइंट है बेसिकली बियास क्या होता है? बियास होता है कि एक ही तरफ झुकाव, कि हम एक ही चीज़ को ठीक समझें, बाकियों को गलत समझें, ठीक है? इसे कहते हैं बियासेस। तो ये जो बुक है ये हमें इस चीज़ से रोकती है और ऐसे वेज प्रोवाइड करती है जिनके थ्रू हम ये जो ब्यास है, किसी एक तरफ झुकाव है, या हमारी जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जिन पे हम अंधा एतबार करते हैं या अंधा हमें वो चीज़ जो है वही ठीक लग रही होती है, तो उनसे बाहर निकलने का ये बुक हमें कहती है, ठीक है? कि आप जो है इस अपनी जो अवेयरनेस है उसे रेज करो और इन सब चीज़ों से बाहर निकल आओ, ठीक है? आप अपने ही पॉइंट्स को चैलेंज करो, आप अपनी ही थिंकिंग को चैलेंज करो, ठीक है? आप अच्छे क्रिटिकल थिंकर बन जाओ। जब क्रिटिकल थिंकिंग आती है तो ऑटोमेटिकली हम ये जो बियसनेस होती है ना, एक ही तरफ झुकाव, इससे निकल जाते हैं। और बिलीव मी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक ही तरफ झुकाव हमारे लिए बाज़ दफ़ा बहुत ही नुकसानदा साबित होता है। फोर्थ पॉइंट इज अडेप्टेशन टू चेंज। अडेप्ट करना, किसी चीज़ को कबूल करना एक तरह से कहते हैं। तो कोई भी अगर चेंज आता है तो उसे अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? यानी आज की जो दुनिया है वो बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रही है। हम अगर अपनी ही बात करें तो आज से अगर 15 साल पहले दुनिया कहाँ थी जो हमने देखी हो, और अब अगर देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। यानी
15 साल तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर हम 2-3 माह की बात करें तो उसमें ही बहुत चेंज आ जाता है। तो इस चेंज में हमें ज़रूरत है ना कि हम इस चेंज को अडेप्ट भी करें, ठीक है? ऐसा ना हो कि दुनिया कहाँ निकल जाए और हम कहीं पीछे ही रह जाएँ। तो ये थिंक अगेन जो बुक है ये हमें जो है मोटिवेट करती है, हमें एक तरह से कुछ वेज़ प्रोवाइड करती है ताकि हम चीज़ों को अडेप्ट करना सीखें, चेंजेस को अडेप्ट करना सीखें, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स एंड कोलैबोरेशन। मैंने आपको पहले बताया कि ये ओपननेस माइंड की तरफ हमें लेके जाती है ये बुक, ठीक है? तो जब हम ओपन माइंडेड होंगे या जो डायलॉग्स में बहुत ज़्यादा इंगेज्ड होंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कम्युनिकेशन है और जो दूसरों के साथ कोलैबोरेशंस हैं वो इम्प्रूव होंगी, ठीक है? कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स में इंगेज होने से और एक्टिवली जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखने से हमें क्या होता है कि हमें जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एम्पैथी है, यानी दूसरों की जगह खुद को रख के सोचना और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है? और इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारे जो पर्सनल और जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस बुक में काफ़ी सारी ऐसी स्ट्रेटजीज प्रोवाइड की गई हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम जो डिसीजन मेकिंग है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली क्या होता है? डिसीजन मेकिंग कोई भी फैसला करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम है, हमने उसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए ये मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हमें मल्टीपल वेज प्रोवाइड करती है। उसमें क्या है कि मल्टीपल हमें व्यू पॉइंट्स को देखना चाहिए, हमें अपनी अजम्पशंस को चैलेंज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम एक अच्छा फैसला कर पाते हैं। सॉरी, हम अच्छा फैसला तभी कर पाएंगे जब हम एक ही तरफ झुकने की बजाय हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखें, हम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को देखें कि कौन सा इसमें चीज़ ठीक है, कौन सी इसमें चीज़ गलत है। तो ये बुक हमें ये चीज़ प्रोवाइड करती है, हमें मजबूर करती है कि आप इस तरह से सोचो और इस तरह से फैसले करो। सेवंथ पॉइंट इज रेजिलियंस एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। हारना जो है, हार कभी भी आपका फाइनल स्टेप नहीं होता। हार जो है वो एक इनिशियल स्टेप ज़रूर हो सकता है और ऐसा कभी भी नहीं है कि आप जो है पहले ही अटेम्प्ट में लाजमी जीतो। हर जीत के पीछे कई दफ़ा की हार का होना जो है वो एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है? और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हार के एक दफ़ा अगर हारे हैं, अगर हमने फेलियर को फेस किया है तो हम बिल्कुल ही हिम्मत हार जाएं और हम कहें कि बस अब ये चीज़ मुझसे नहीं हो सकती। बल्कि हमें उस हार से सीखना चाहिए, हमें अपने लूप होल्स को देखना चाहिए, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमने लैग किया, किस वजह से हम हारे। उन चीज़ों को सबको ओवरकम करके दोबारा से मेहनत करनी चाहिए और बिलीव मी एक ना एक दिन आप ज़रूर उस चीज़ में कामयाब हो जाओगे। और ये बुक हमें इसी चीज़ की तरफ इनकरेज करती है, ठीक है? ये बुक हमें इस चीज़ की तरफ इनकरेज करती है कि आप जो है फेलियर को भी एज अ अपॉर्चुनिटी देखो, ठीक है? कि उसने आपको नई चीज़ें सीखने का मौका दिया है, कुछ अलग सोचने का मौका दिया है। फाइन। सो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये कुछ हेल्पफुल चीज़ें थी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और यही इस बुक की ऑलमोस्ट समरी थी। इसमें अगर आप पूरा इसे पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स हर एक चीज़ को जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए इनको बहुत डिटेल में देखोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको इस चीज़ों की समझ आई होगी और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हो। थैंक यू।